तो पहला हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो रक्त होने वाला है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये रक्त होता क्या है। तो पहली बात आप लोग याद रखेंगे कि जो रक्त होता है यह एक गाढ़ा लाल रंग का क्षारीय द्रव होता है। ठीक है, अब क्षारीय द्रव बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका पीएच मान कितना होना चाहिए जी, 7.4 होना चाहिए। क्षारीय का मतलब वैसे पदार्थ होते हैं ना जो स्वाद में कड़वे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 10th क्लास में पढ़े होंगे अम्ल भस्म एवं क्षार, तो उसमें बताया जाता है कि जो क्षार होता है ना वो जनरली स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। अब क्षार किस लिए बोलते हैं, भस्म और क्षार में आप लोग अंतर भी जानते होंगे कि जो भस्म होता है ना बिल्कुल पाउडर जैसा होता है और उसको लेके जल में घोल देंगे ना तो वो बन जाता है क्षार बन जाता है। उसी प्रकार जो खून होता है ना वो चूँकि लिक्विड के रूप में है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक क्षारीय द्रव होता है। दूसरा पॉइंट इसका याद रखेंगे कि यह एक तरल संयोजी उत्तक है। ये सबसे वीवीआई पॉइंट है। ये पूछता है कि रक्त क्या होता है, तो आप लोग याद रखेंगे कि ये एक तरल संयोजी उत्तक होता है, बॉडी कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। अब चूंकि इसको बॉडी कनेक्टिव टिश्यू बोलते क्यों हैं, सवाल तो ये भी आता है ना। तो आपका ये प्रश्न पूछता भी है कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है क्यों, तो आपको बताना होगा कि ये अपने परिवहन के दौरान पूरे बॉडी के उत्तकों को कनेक्ट करके रखता है। कनेक्ट माने जोड़ के रखता है, समझ रहे हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग टिश्यू या संयोजी उत्तक। संयोजी का मतलब होता है जोड़ देना एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अब जो पढ़ना है मेन कि आखिर जो रक्त होता है क्या वो सिंपल एक रक्त ही होगा, उसमें दो पार्ट होते हैं, याद रखना है। ठीक है, अब ये पूरी तरह से एक पार्ट नहीं होने वाला है। जो रक्त है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो पहला पार्ट है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, और ये लगभग 55%, ठीक है, यानी कि आधे से ज़्यादा होता है। मैंने समझ जाओ कि अगर कोई बच्चा है उसके बॉडी में 1 लीटर खून है ना तो 550 ml यानी कि 55% उसमें प्लाज्मा होने वाला है। और जो बच जाती हैं उसको बोलते हैं रक्त कोशिकाएं या ब्लड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाएंगी ब्लड सेल्स। और जो इनकी मात्रा होती है वो होती है 45%। आप लोग याद रखेंगे कोई भी परसेंटेज होता है ना वो 100% होता है, तो ये 55 हो गया ना तो ये 45 होगा। सिंपल सी बात है। अब प्लाज्मा के बारे में आप लोग क्या याद रखेंगे, जो प्लाज्मा होता है ना ये हल्के पीले रंग का एक द्रव होता है, लिक्विड होता है। जो आपका ब्लड है ना, सिंपली इसको समझिएगा ना कि जैसे आप पानी ले लीजिए, उसमें लेकर नमक को घोल दीजिए। ठीक है, तो जो पानी है वो लिक्विड है। ठीक है, और जो ऊपर से नमक डाल रहे हैं वो ठोस है। वैसे ही जो रक्त होता है ना वो सिंपली ये नहीं समझेंगे कि वो एक प्रकार का लिक्विड है बिल्कुल पानी जैसा, नहीं, ये एक कोलाइड होता है। ठीक है, अब ये भी कई बार पूछा है कि रक्त क्या है, तो रक्त वो बोलेंगे कि रक्त एक कोलाइड होता है। ठीक है, अब कोलाइड का मतलब क्या है, कोलाइड आप लोग 9th क्लास में ही पढ़ के आए होंगे कि कोलाइड या कोलाइडी विलयन वैसे विलयन होते हैं जिनके कणों का आकार वास्तविक विलयन से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, और निलंबन से छोटा होता है। ठीक है, आप कोलाइड को और भी समझना चाहते हैं तो एक और सिंपल सी बात बता दे रहे हैं कि आप एक कपड़ा लीजिए, उसमें उसको छानिए, अगर हल्के हल्के कुछ भी कण ऊपर छूट जा रहे हैं ना तो समझिए कि वो कोलाइड है। ठीक है, दूध को भी छानते हैं तो क्या पूरा तरह से दूध छन जाता है, कुछ कुछ उसके पार्टिकल्स ऊपर रह जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो दूध भी एक कोलाइड है। उसी प्रकार खून भी क्या होता है, एक कोलाइड होता है। और उसमें जो लिक्विड पार्ट है, जो द्रव पार्ट है, जैसे पानी में नमक मिलाए हैं तो पानी लिक्विड है, नमक ठोस है, वैसे ही जो प्लाज्मा है ना ये द्रव है। ठीक है, और जो रक्त कोशिकाएं हैं, ठीक है, वो रक्त कोशिकाएं ठोस होती हैं यानी कि नमक है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अब जो प्लाज्मा होता है इसमें ढेर सारी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट आता है जल। जल लगभग होता है 90%। ठीक है, दूसरी बात याद रखेंगे आप लोग कि जल के साथ साथ इसमें होते हैं प्रोटीन। अब आप उसको प्रोटीन बोलिए या प्लाज्मा प्रोटीन बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं लगभग 7%। अब जो प्लाज्मा प्रोटीन है इसमें 3 गो प्रोटीन होता है, आप लोग याद रखेंगे। पहला जो है उसको बोलते हैं हम लोग, एक याद रखेंगे हिपैरिन। ठीक है, अंतिम वाला प्रोथ्रोम्बिन होता है, फाइब्रिनोजिन। ठीक है, तो इन तीनों को मिला के प्लाज्मा प्रोटीन बनता है। अब इसमें होता क्या है ना कि जो फाइब्रिनोजिन है, ठीक है, अगर इसको हम सिर्फ स्किप कर दें, बाहर निकाल दें, तो इन दोनों के सम्मिलित रूप को हिपैरिन और प्रोथ्रोम्बिन के
सम्मिलित रूप को हम बोलते हैं सीरम। ठीक है, अब देखिए प्रोटीन है तो इसके साथ होते हैं अकार्बनिक लवण, तो आप लोग याद रखेंगे कि इसके साथ होते हैं अकार्बनिक लवण जो कि होते हैं 0.9%। इसके साथ होता है ग्लूकोज जो कि होता है 0.18%, और जो वसा होता है, फैट होता है, वो होता है 0.5%, यानी आधा % होता है। उसके बाद जो बच जाते हैं वो अन्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, ये मेन चीज़ें थी प्लाज्मा के बारे में। तो आप लोग याद रखेंगे कि पूरे रक्त में ये आयतन के हिसाब से लगभग 55% होता है, जल 90% होगा, प्रोटीन 7% होगा। प्रोटीन में 3 प्रोटीन होते हैं, इसको हम प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं। एक फाइब्रिनोजिन होता है, दूसरा हिपैरिन होता है और तीसरा प्रोथ्रोम्बिन होता है। ठीक है, तो जो फाइब्रिनोजिन है अगर इसको हटा दें तो ये दोनों का सम्मिलित रूप यानी हिपैरिन और प्रोथ्रोम्बिन का सम्मिलित रूप सीरम कहलाता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो ये हो गया हमारा प्लाज्मा के बारे में, जो आपके 10th क्लास के एग्जाम में पूछता है, बस उतना ही बताया जा रहा है। उससे आगे जानना होगा तो आप लोग आगे क्लास में जाएंगे तो जान जाएंगे। ठीक है, अब आता है कि रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो रक्त कोशिकाओं को समझना है तो याद रखेंगे कि जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं 3 प्रकार की। ठीक है, जो पहला है उसको बोलते हैं RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, दूसरा होता है उसको बोलते हैं WBC, और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। अब शॉर्ट कट है, बोलेंगे तो हिंदी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं, R से होता है, इसका फुल फॉर्म लिखना चाहते हैं तो इस साइड में भी लिख सकते हैं। RBC का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, और जो WBC है इसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, और इसको हम बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं, और जो प्लेटलेट्स है इसको बोलते हैं रक्त बिंबाणु हिंदी में। जैसे रक्त बिंबाणु नहीं देता है, प्लेटलेट्स ही अधिकांश जगह लिख देता है। ठीक है, तो आप लोग ये भी बात याद रखेंगे। तो इसमें है RBC, WBC और ये है प्लेटलेट्स। अब हम एक एक करके जान लेते हैं कि आखिर RBC क्या है, WBC क्या है और प्लेटलेट्स क्या है। ठीक है, तो RBC के बारे में सबसे पहली बात याद रखेंगे कि जो RBC है उसका रंग होगा लाल। ठीक है, अब लाल होने का कारण भी हो सकता है ना जी। अब ये लाल है ना, तो इसका मेन कारण है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्यों सर? हीमोग्लोबिन इसलिए ना, आप लोग ये बात याद रखेंगे कि जो हीमोग्लोबिन होता है ना, ये ऑक्सीजन के 4 गो अणु को कैरी करता है, एक साथ 4 गो अणु को लेके जाएगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसीलिए इसको ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं। RBC को ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन को लेके जाता है, और इसी के कारण ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये एक प्रकार का प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन जैसे ही ऑक्सीजन से क्रिया करता है ना, ऑक्सीजन से मिलता है, तो उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तो ये भी कई बार पूछा है कि खून का रंग लाल क्यों होता है। अब चूंकि RBC के कारण ही तो लाल होता है ना। ठीक है, और RBC लाल होता है किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। तो ये बात आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब इसकी मात्रा पूछे कि RBC आखिर कितनी होती है, तो मात्रा आप लोग याद रखेंगे कि जो पुरुष होते हैं ना, तो पुरुष में लगभग 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अब डेसीलीटर का मतलब होता है 100 ml, यानी अगर खूनमा 100 ml है ना, तो उस 100 ml में 14 ग्राम क्या होगा? तो हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, और जो फीमेल्स होती हैं, ये मेल का है, मेल यानी कि होते हैं पुरुष, और जो फीमेल होती है उसका होता है 13 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि प्रत्येक 100 ml में उसमें क्या होता है? 13 ग्राम RBC होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। एक तीसरा पॉइंट और भी पूछता है कि जो RBC है उसका जीवन काल कितना होता है। तो सिंपल सी बात याद रखेंगे कि इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। अब जब 120 दिन पूरा हो जाएगा तो ये कोशिकाएं मर जाती हैं। अब कारण क्या है RBC का? कि RBC में लाइसोसोम नहीं होता है। अब आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे कि जो लाइसोसोम होती है ना, इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। यदि कोशिका में कुछ गड़बड़ी हो जाती है ना, कोशिका मर जाता है, समझ रहे हो, तो उसको पचाने का काम किसका होता है? लाइसोसोम का होता है। समझ में आ रही है बात? अब चूंकि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें लाइसोसोम तो होता नहीं है, अब होगा नहीं तो पचेगा कहाँ भाई? सवाल तो यही ना आता है। तो वो RBC कहाँ चला जाता है? तो एक स्प्लीन होता है, ये हमारा ये है ना रीब, जिसको हम लोग ये पसली बोलते हैं, उसके भीतर होता है। ठीक है, स्प्लीन होता है, उसको हम लोग RBC का कब्रगाह भी बोलते हैं। तो आप लोग एक बात याद रखेंगे कि इसमें लाइसोसोम नहीं होता है, तो ये RBC कहाँ चला जाता है 120 दिन के बाद? तो स्प्लीन में चला जाता है, जिसको हम लोग पलीहा बोलते हैं या तिल्ली बोलते हैं। तो पलीहा या तिल्ली को हम लोग बोलते हैं RBC का कब्र या कब्रिस्तान बोलते हैं।
समझ रहे हो? तो इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखेंगे। अब जानना है कि आखिर WBC क्या होता है, ठीक है? तो WBC के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है?